वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 10 जून 2021 और 10 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है तो बिहार के सभी कंपेटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जनवरी से लेकर के अब तक करंट अफेयर्स का जितना वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप वहां पर जाकर सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। और रही बात है करंट अफेयर्स के पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये पांचों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की है। तो ये योजना जो है ये राजस्थान सरकार के द्वारा भी हाल ही में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर था। सभी लोगों ने इसका सही उत्तर किया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और जून माह से संबंधित जो प्रमुख दिवस, तिथियां व थीम है उन्हें देख लेते हैं। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और इसका जो विश्व दुग्ध दिवस 2021 का थीम है ये आपको याद रखना है। तो इसका थीम है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। ये 2021 का थीम है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस मनाया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। अगला है 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया और इसका थीम 2021 का है विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा, साइकिल की लंबी उम्र और परिवहन के सरल, टिकाऊ और किफायती साधन। ये 2021 का थीम है। अगला है 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया जो कि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका जो थीम है 2021 का ये है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। और 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया जो कि इस वर्ष का इसका थीम है ये सेफ फूड फॉर हेल्दी टुमारो। ये इसका 2021 का थीम है। और उसके बाद है 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और इसका थीम है महासागर, जीवन और कल्याण। ये विश्व महासागर दिवस 2021 का थीम है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 9 जून को बलिदान दिवस मनाया गया। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं चीज़ों को अपडेट करता चलूंगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट को आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ से जो प्रमुख दिवस व तिथियां वाला जो सेक्शन है यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। जो लोग पेड ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा हमारे फ्री वाले जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डेली जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ होता है वो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप पर भेजा जाता है। आप वहाँ से इसका मतलब डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हालांकि पेड ग्रुप में बेहतर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आपसे ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वो भी बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान पर देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके लेखक कौन है, यानी कि सीधा कहा जा रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है जिसमें कि बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों का मतलब यात्रा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम का जो लेखक है ये पुस्तक के यह है विनोद कापरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर इस बारे में बता दूं कि हाल ही में फिल्म निर्माता विनोद कापरी द्वारा प्रकाशित 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन किया गया है जो कि पिछले वर्ष 2020 में अपनी साइकिल पर सवार होकर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सहरसा बिहार जो कि 1232 किलोमीटर मतलब दूर घर वापस थे। ये मतलब कि साइकिल से यात्रा करके ये वापस बिहार आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस मतलब कि जो लेखक हैं इनका नाम आपको याद रखना है, विनोद कापरी इनका नाम है और इस पुस्तक का जो नाम है ये है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम इस पुस्तक का नाम है। और ये विनोद कापरी फिल्म मतलब निर्माता भी है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जो किलोमीटर है 1232 किलोमीटर का दूरी तय किया गया था जो कि उत्तर प्रदेश के मतलब गाजिया से बिहार के सासाराम मतलब मजदूर आए थे। 7 प्रवासी मजदूर थे, ये आप ध्यान रखना। और यहाँ पे आगे है कि इस पुस्तक को यानी कि यह पुस्तक हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित की गई, यानी कि इसका जो पब्लिशर कंपनी है उसका नाम है हार्पर्स कॉलिन। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले के बाद, यहाँ पे बाद होगा, फैसले के बाद अब खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर कितना जुर्माना का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर 2 जुर्माने का प्रावधान किया गया, यानी कि 5000 और 25000 ये दोनों जुर्माने का प्रावधान किया गया है अभी। तो सही उत्तर इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फैसले के अनुसार अब राज्य में खुले में कूड़ा कचरा जलाने पर 5000 रुपये मतलब कि 5000 रुपये जो लगाया जाएगा अब उसे देख लीजिए। तो किसी एक
एक लोग द्वारा अगर कूड़ा कचरा जलाया जाता है तो उसको जो मतलब फाइन किया जाएगा, उसका जो जुर्माना लगाया जाएगा वो 5,000 रुपया जुर्माना होगा। और फिर यहाँ पे आगे है कि 25,000 रुपया किसी संस्थान द्वारा, यानी कि किसी संस्थान कहने मतलब कोई अगर फैक्ट्री है जहाँ से कूड़ा कचरा निकलता है, अगर उसे जलाया जाता है कहीं पर मतलब कि, तो इस ऐसा अगर कोई घटना आता है तो 25,000 रुपया वो संस्थान को जुर्माना चुकाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे दो अंतर है, यानी कि किसी मतलब एक लोग के द्वारा 5,000 और संस्थान के द्वारा 25,000 रुपये, ये आपको ध्यान रखना। आगे है कि कूड़ा में भारी मात्रा में पॉलिथीन रहता है जो कि जलने के बाद वातावरण को मतलब प्रदूषित करता है, और इसे देखते हुए मतलब राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया है। और यहाँ पे आगे के वर्तमान में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा राज्य के 24 शहरों में ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया गया है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बिहार के मतलब कि 24 शहरों में ये ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया गया है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए बिहार करंट अफेयर्स का आज हमको 2 ही प्रश्न मिला, हालांकि देखिए 3 से 4 प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आज 2 ही प्रश्न मिला। देखिए बिहार करंट अफेयर्स में बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कोई दिन ऐसा होता है कि आपको करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा। हालांकि जो लूट मार डकैती किडनैपिंग ये सारा केस जो होता है वो सारे करंट अफेयर्स एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो वही इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए वो सारी चीज़ें मैं ऐड नहीं करता हूँ। जो महत्वपूर्ण होता है तो उसे ही मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स में 2 ही आपको बिहार करंट अफेयर्स का देखने को मिलेगा। चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न जो होगा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसे ध्यान रखिएगा। तो तीसरा प्रश्न है कि अफ्रीकी नस्ल का एक चूहा जो दुनिया भर में खबरों में है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उस चूहा का नाम है मगावा, ये ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूँ ये आखिर चर्चे में क्यों है। तो यह अफ्रीकी नस्ल का चूहा जो कि अभी खबरों में है उसका नाम है मगावा, और यह 7 वर्ष का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही वो चूहा है जो कि मतलब इसका नाम है मगावा, और ये अफ्रीकी नस्ल का चूहा, इनका उम्र है 7 वर्ष। और यहाँ पे इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी गई है, उन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। इस चूहे ने अपने बम स्निफिंग करियर में हजारों लोगों की जिंदगी बचाई है। यह कोई आम चूहा नहीं बल्कि शुंगकर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला एक ट्रेंड चूहा है, यानी कि इसको एक प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेंड किया गया है जो कि मतलब बारूदी सुरंग का पता लगाता है शुंगकर। तो ये कोई आम चूहा नहीं है बल्कि ये मतलब कि पिछले 5 वर्षों से सर्विस में था, जो कि अब यहाँ पे उसी बारे में लिखा गया है कि जो 5 साल की सर्विस के बाद अब रिटायर हुआ है। तो ये 5 साल से ये मतलब इस कार्य में थे, और ये मतलब इसका जो उम्र है ये 7 वर्ष है, और ये 5 साल के सर्विस के बाद अभी हाल ही में ये रिटायर हुआ, इसीलिए अभी हाल ही में मतलब चर्चे में है। और यहाँ पे आगे कि इसने दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया में बारूदी सुरंग का पता लगाने का काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया था, और इसे ब्रिटिश चैरिटी द्वारा मेडल से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले आप यहाँ याद रखेंगे इस चूहे का नाम क्या है, ये कौन सी नस्ल का है, ये कितने वर्षों तक सेवा प्रदान किया है। तो ये सारी चीजें जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसका नाम क्या है मगावा। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में द टाइम्स द्वारा प्रकाशित 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में द टाइम्स द्वारा जारी सूची में 40 साल के कम उम्र के उन पुरुष और महिलाओं को शामिल किया गया जिन्होंने पिछले साल यानी कि पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा है। और इस सूची में 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में सुशांत सिंह राजपूत शीर्ष पर है, और मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की सूची में रियाज चक्रवर्ती शीर्ष पर है। रियाज चक्रवर्ती इनकी मतलब कि एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। देखिए बात जब आती है सुशांत सिंह राजपूत की तो दिल अंदर से रोने लगता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी होता है मन कि बिहार का एक उभरता हुआ सितारा जो कि अपनी मतलब ऊंचाइयों को छू रहा था, अपनी ज़िंदगी को जी रहा था, उन्होंने अपना करियर अभी स्टार्ट नहीं किया था और उसे इस तरह से गायब कर दिया जाता है कि मतलब कानों कान किसी को खबर नहीं होते, उसका जो मुजरिम है, उसका जो मतलब अपराधी है, उसको अभी तक सजा नहीं हो पाता है। बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमारा बिहार का शासन कैसा मतलब इतना गिरा हुआ है कि मतलब बिहार सरकार मतलब इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। बताइए अगर बिहार सरकार इस पर एक्शन लेता तो कहाँ से कहाँ केस पहुँच जाता। उस तरह से नहीं हुआ, लिया गया एक्शन लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। ये केस धीरे धीरे यूं ही समाप्त हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगा। देखिए हम लोगों को बिहार की छवि को सुधारना होगा। बिहार की सरकार जो है मतलब उस तरह से नहीं, मैं किसी भी सरकार की बुराई नहीं करना, बस ये कह रहा हूँ मतलब कि देश का जो मतलब देश का राज्य का जो जनता होता है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। वो समय आने पर देश और राज्य का मतलब कि जो शासन करता होता है उसको मतलब बदल सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप एक अच्छे इंसान बनिए और अच्छे मतलब कहने का मतलब कि सही गलत का पहचान कीजिए। आप उसे मतलब चुनिए नेता जो कि मतलब राष्ट्र का भविष्य मतलब सुधार सके। देखिए कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था अफ्रीकी देश में जहां पर आतंकवादियों ने मतलब एक गांव पर हमला करके वहां के मतलब कि ग्रामीणों को मतलब कि हत्या किया था और बहुत सारे गाय का भी अपहरण किया था। तो एक भाई साहब जिनका नाम शायद मुझे याद नहीं है एक्चुअली में, आई थिंक मुझे लगता है परवेज उनका नाम था, तो वो भाई साहब बहुत ही अभद्र तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से मतलब गाली दिया था, मुझे बोलने भी शर्म आ रहा था। इस तरह से वो लिखा था और वो ये कह रहा था उसमें गाली लिखते हुए कि मतलब कि ये सब बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाएगा और ये बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। तो हालांकि वो पोस्ट डिलीट हो चुका है, मतलब उसका जो कमेंट है वो डिलीट हो चुका था क्योंकि गाली लिखने के बाद ऑलरेडी वो मतलब कि यूट्यूब के द्वारा शायद डिलीट कर दिया जाता है।
तो वो हालांकि मैंने उसको रिपोर्ट भी किया था उसको। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए ये चीज़ क्या हुआ, तो उनका कहना मतलब सीधा सीधा ये था कि आप हिंदू मुस्लिम के बारे में ये सब चीज़ बोल रहे हैं। तो गाय का जो मैंने चर्चा किया था, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्त, मैं आज तक कभी भी हिंदू मुस्लिम के बारे में कोई चर्चा नहीं किया हूँ। मुझे आप माफ़ कीजिए अगर मैंने कुछ गलती किया है। तो देखिए मुझे धर्म के मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं करना है, मैं हर धर्म को मानता हूँ। देखिए एक बात आप याद रखिए, अगर धर्म के मामले में अगर आप इस तरह से करते रहेंगे ना, जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। धर्म से ऊपर आइए, ऊपर उठिए और अपने देश के बारे में सोचिए, अपने राष्ट्र के बारे में सोचिए। एक मैंने आपको कुछ दिन पहले आपको बताया था एक वीडियो में, जो कि अंग्रेजी शासन जो स्थापित हुआ था ना भारत में, जो सबसे पहले बंगाल से स्थापित हुआ था, तो वो जो वहाँ पे शासन स्थापित किए थे अंग्रेज सरकार, वो ब्रिटिश शासन जो स्थापित हुआ था, वो फूट डालो और शासन करोगे नीति का ही परिणाम था। वो मतलब कि आपस में लड़ाते थे, जो दूसरे धर्म के लोग थे एक दूसरे से उनको लड़वाते थे और उसके बाद ही वो उसका फायदा उठाते थे। तो इस चीज़ में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोग नई पीढ़ी के युवा हैं, हम लोगों को जात पात से कोई मतलब नहीं है। जाति अपने जगह है और धर्म अपने जगह है। कभी भी जाति और धर्म को राष्ट्र से ऊपर नहीं होने देना है। राष्ट्र हमेशा ऊपर है। जब भी बात आएगी सबसे पहले राष्ट्र की बात आएगी और जाति धर्म उसके बाद आएगी। तो जाति धर्म हमारा पर्सनल मामला है, वो उसमें मतलब किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए किसी का भी लेकर। जो करता है वो अपने धर्म के अनुसार करता है, उसमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और मुझे आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे इस चीज़ में कभी भी मत धकेलिएगा और मैं इस पर कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। इसका जीता जागता उदाहरण है, अगर आपने बिहार बोर्ड से पढ़ा होगा तो 4 क्लास वाले जो पुस्तक है, जो कि हिंदी वाला पुस्तक है, 4 क्लास पहले वो चलता था, वो शायद अभी चेंज हो चुका है। उसमें एक कबीर मतलब कि कबीर जो है, कबीर के बारे में एक कहानी दिया हुआ था। तो उसमें एक लाइन आप ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे, उसमें एक लाइन लिखा हुआ था, कबीर ना तो हिंदू थे ना ही मुस्लिम थे, वे एक सच्चे इंसान थे। तो जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आप सच्चे इंसान बनिए। ये कभी मत सोचिए मुझे हिंदू बनना या फिर मुस्लिम बनना है। तो ये मतलब इस चीज़ से आपको निकल के रहिए। हिंदू मुस्लिम शब्द लाइए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। आपको जो धर्म में मतलब का जन्म हुआ है उस धर्म को मानिए और अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को मतलब आने ही मत दीजिए। आप देखते हैं, आज देख लीजिए कि कसाब और एपीजे अब्दुल कलाम में कितना फ़र्क है। दोनों का धर्म एक है, लेकिन दोनों का मान और सम्मान में कितना फर्क है। और हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्मों की मान्यता है। तो इस चीज़ से बचिए। आपको एक अच्छा इंसान बनना और हमारे बिहार की छवि को सुधारना है। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपका यहाँ पे ज़्यादा समय लिया। अब यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले यहाँ पे प्रश्न में, 5वां नंबर प्रश्न पे। चलिए 5वां प्रश्न हमारा हो गया कि रायमोना हाल ही में किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। रायमोना जो कि अभी हाल ही में चर्चे में है, किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में असम के कोकराझार जिले में स्थित रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। और इस राष्ट्रीय उद्यान में तितलियों की 150 से अधिक तथा पक्षियों की 170 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, गोल्डन लंगूर, एशियाई हाथी, जंगली भैंस, हिरन और हॉर्नबिल सहित कई प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम का ये 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है, जिनका नाम है रायमोना, जो कि कोकराझार जिले में है असम में। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से। उसका ध्यान बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 6ठा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। तो ये अभी हाल ही में जहां वोट वहां पर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं आपको कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक अहम अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान का नाम है जहां वोट वहां पर वैक्सीनेशन, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। और इस अभियान का उद्देश्य 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को उनके घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाया जाना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये अभी हाल ही में घोषणा किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, केजरीवाल सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे बात है दिल्ली की। तो दिल्ली से संबंधित कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, उन्हें यहाँ पे देख लीजिए। तो दिल्ली भारत की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और दिल्ली राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका का मुख्यालय नई दिल्ली और दिल्ली में स्थापित है, यानी कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में स्थापित है। और भारत का यह अति प्राचीन नगर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि दिल्ली का जो मतलब कि ये बसा है यमुना नदी के तट पर ये बसा हुआ है। और यहाँ पे आगे कि इसका इतिहास क्या है, मतलब कि इसका इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है और महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। और यहाँ पे अगला पॉइंट है 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता था। और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये सारे छोटे फैक्ट हैं, हालांकि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से याद रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात आई है कुछ चीज़ों की, उन्हें मैं आपको बता दूँ। अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ पर हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस पेड ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा वो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, 50 टेस्ट सीरीज,
एक्सप्लेनेशन सहित होगा और यहाँ पर करंट अफेयर्स, मासिक करंट अफेयर्स पूरे 1 वर्ष का आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि अच्छी क्वालिटी का होगा और संपूर्ण बिहार जी के आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये 3 हमारा आपको जो मिलेगा वो बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। और उसके अलावा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 2020 का भी वार्षिकांक करंट अफेयर्स मिल जाएगा, जिसमें कि बिहार का भी शामिल होगा। और इसके अलावा इतिहास के कुछ पीडीएफ, ये सारे के सारे पीडीएफ आपको यहाँ पर इस पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको फ्री 21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रखें, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पर मैसेज करना है इस व्हाट्सअप नंबर पे। और इसका जो फी है ये 399 रुपये है और इसे आप प्राप्त करेंगे और ये वन टाइम पेमेंट होगा, जो कि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड होगा। ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। आपको यहाँ पर जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स मिलेगा और इसके अलावा जो भी मटेरियल पेड ग्रुप में सेंड हुआ वो सारे के सारे मिलेगा। और यहाँ पे हमारा एक ऐप जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो ऐप पर आपको कुल 1 वर्ष के, जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से लेकर 1 वर्ष का आपका वैलिडिटी होगा, ठीक है। और हालांकि ये जो मतलब ये पेड ग्रुप जो होगा टेलीग्राम पे, इसमें आपको वैलिडिटी 31 दिसंबर होगी, लेकिन वो ऐप पर, इसी पेमेंट से आपका ऐप पर भी आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वहाँ पर आपको जब से आप पेमेंट करेंगे उस दिन से लेकर अगले 1 वर्ष के लिए आपका मतलब वहाँ पर मेंबरशिप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐप अभी 2-4 दिन में आ जाएगा, उसके बाद आपको सूचना दिया जाएगा। तो जैसे भी होगी वो सारी सूचना आपको दिया जाएगा वहाँ पर, उसके बाद आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और वहाँ पर आप मतलब कि अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए किस अवधि के लिए चुना गया है। तो भारत को 2022-24 के लिए चुना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 2022-24 की अवधि के लिए भारत को निर्वाचित किया गया है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। और आगे के वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति हैं और इन्होंने आर्थिक और सामाजिक परिषद में भारत को जिताने के लिए मतदान करने वाले सभी सदस्य राष्ट्रों का मतलब सदस्य देशों का आभार जताया है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये 2022-24 के लिए चुना गया है और अभी वर्तमान में भारतीय राजदूत जो संयुक्त राष्ट्र में ये है टी.एस. त्रिमूर्ति। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। अब फिर यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु हवाई अड्डे ने अभी हाल ही में ये स्टेटस प्राप्त किया है। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सतत लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ही मतलब कि बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आगे के वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में मतलब लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बनाने में सक्षम रहा। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई ऊर्जा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ये कह सकते हैं 22 लाख यूनिट मतलब कि ऊर्जा बचाने में यानी कि बिजली बचाने में ये सक्षम रहा, जो कि हर महीने के लिए लगभग 9000 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। ये आपको ध्यान रखना है। और आगे यहाँ पर है कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मूल नाम बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे याद रखेंगे। ये जो नेट एनर्जी 2020 का न्यूट्रल स्टेटस अवार्ड जो है मतलब कि ये बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मतलब प्रदान किया गया, ये स्टेटस इन्हें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपसे एग्जाम में किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 9वां प्रश्न के हाल ही में 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है? तो ये अब्दुल्ला शाहिद जो विदेश मंत्री हैं ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, जिन्हें कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के लिए अध्यक्षता के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पर आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है अब्दुल्ला शाहिद, जो कि अभी हाल ही में चुने गए हैं। और यहाँ पर आगे है कि 193 सदस्यों की महासभा में हुए चुनाव में कुल 191 वोटों में से 143 वोट अब्दुल्ला शाहिद के पक्ष में पड़ा, यानी कि 191 में से 143 वोट इनके पक्ष में पड़ा। और आगे के अब्दुल्ला शाहिद सितंबर 2021 में शुरू होने वाले 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। और यहाँ पर आगे है महासभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ये प्रत्येक वर्ष गोपनीय मतदान के आधार पर किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से याद रखिए। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं जो कि 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र जो कि सितंबर में आयोजित होगी उनकी अध्यक्षता इनके द्वारा किया जाएगा। उसका यहाँ पे अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, हाल ही में पिरामल फाउंडेशन और किसने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान अभी हाल ही में पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस अभियान के तहत कोविड मरीजों के घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए ये शुरू किया गया है। और इस अभियान के तहत लगभग 20 लाख नागरिकों को घर पर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आप ये याद रखेंगे, ये पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग के द्वारा भी हाल ही में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान को शुरू करने का जो उद्देश्य है यह उद्देश्य इसका है कि कोविड संक्रमित जो मरीज हैं उनको घर पर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए मतलब कि जिला प्रशासन को इस बारे में मतलब कि सहायता प्रदान करना है। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते
रखते हुए अभी हाल ही में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है। अब यहाँ पर बात आई है नीति आयोग की। तो नीति आयोग से संबंधित कई सारे प्रश्न हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नीति आयोग में आपको ध्यान रखना, इसका जो फुल फॉर्म है ये बीपीएससी में पूछा गया है। तो नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको याद रखना है। और आगे की नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्था है जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग के स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके द्वारा योजना आयोग की स्थापना किया गया था और उसी स्थान पर अभी 1 जनवरी को मतलब नीति आयोग का गठन किया गया है। और यहाँ पर आगे की यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ अभी हैं अमिताभ कांत, और इसका गठन मैंने बताया 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग की तरह मतलब कि योजना आयोग की तरह ही इसमें भी मतलब कि नीति आयोग में भी इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी इसका जो अध्यक्ष है ये है नरेंद्र मोदी। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप नीति आयोग से याद रखेंगे, यही सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसी आरबीएल बैंक का पुनः प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विश्ववीर आहूजा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को 30 जून 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए रत्नाकर बैंक लिमिटेड यानी कि आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। ये आपको ध्यान रखना, ये मतलब कि नियुक्ति जो होगी ये 30 जून 2021 से मतलब ये नियुक्ति होगी और ये पूरे 1 वर्ष के लिए होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे विश्ववीर आहूजा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आगे है कि वह 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं, और इनसे पहले वे आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका भारत के प्रबंध निदेशक और इसके सीईओ थे। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। इन्हें पुनः मतलब कि इस बैंक के आरबीएल यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड के निदेशक और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नियुक्त नहीं किया गया बल्कि ये 30 जून से नियुक्त होंगे, अभी ये हाल ही में मंजूरी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है विश्ववीर आहूजा। अब यहाँ पे बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई से संबंधित कुछ चीजें उन्हें देख लेते हैं। आरबीआई जो है ये इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना आपको याद रखना है ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ये 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। और यहाँ पे आगे कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित हुआ था, जिसे कि 1937 में स्थानांतरित करके मुंबई में मतलब लाया गया था। और अगला पॉइंट है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह होता है ये होता है ताड़ का पेड़ और बाघ। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं ये आरबीआई का लोगो है और ताड़ का पेड़ और बाघ आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। और इसका जो मुख्यालय ये मुंबई में है और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, और ये उर्जित पटेल की जगह पे है। और शक्तिकांत दास जो है ये 25वें गवर्नर है आरबीआई के, ये भी ध्यान रखेंगे 25वें गवर्नर है। अब यहाँ पे बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न कि हाल ही में स्वदेश निर्मित कितने उन्नत और हल्के हेलीकॉप्टर MK3 भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 3, मतलब ये शामिल किया गया है। 3 हेलीकॉप्टर MK3 भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय नौसेना के 322 डेगा फ्लाइट का इंडक्शन समारोह आयोजित किया गया था। और इसी समारोह में 3 स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देखेंगे यही है, ये बहुत मतलब हल्के और उन्नत किस्म के मतलब कि स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर है MK3 जो कि भारतीय नौसेना में भी शामिल किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका उपयोग समुद्र की निगरानी और तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। और इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। सभी लोग इसका नोट तैयार कीजिए और यहाँ पर जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से भी इसका मतलब नोट तैयार कर सकते हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि आप एग्जाम में बेहतर कर पाएं और अधिक से अधिक स्टूडेंट का प्री एग्जाम में सफलता हो, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझ पर भरोसा रखें, आपको मैं बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स दे रहा हूँ और ये देते रहूँगा पूरे 1 वर्ष तक के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बढ़ते आज के इस वीडियो के प्रश्न को। और आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले किस बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो रंजीत सिंह दिसाले अभी हाल ही में किस बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। कृपया जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से भी रिसेंटली एक ई-बुक लॉन्च किया गया था। इस ई-बुक में आप देखेंगे विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित हुई है वो सारी परीक्षाओं के प्रश्नों को कवर किया गया है। और ये यहाँ पर 2500 से अधिक प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में यानी कि बाइलिंगुअल है। और इसका जो कीमत है ये 100
रुपया है इसका कीमत, और इसका लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम की रूपरेखा आपको बताता है और वहाँ से आपकी तैयारी को मतलब कि वो बेहतर करता है, आपको समझ आती है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो इसे परचेज कर सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे परचेज किए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ कि आप हमारे पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करेंगे तो ये सारे PDF आपको मिलेंगे। ये सारे PDF आपको यहाँ पर पेड ग्रुप के तहत प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आपको करंट अफेयर्स होगा जो कि 2 वर्ष यानी कि 2020 का भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही 2021 का तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का 2021 का करंट अफेयर्स, 50 टेस्ट सीरीज, और उसके अलावा बिहार जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। आप यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर को देख रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर आप हमें 321 लिख के मैसेज कीजिए, इसका डेमो PDF मंगाइए, उसके बाद देखिए, आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। ऑलरेडी 1000 लोग से अधिक मेंबर से ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद।